तो अब ये जो टेस्ट है आपको बहुत ध्यान से देना है, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है। अगर मान लो आप चीटिंग कर भी लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, मतलब आपको सारी वीडियोस कंप्लीट करने के बाद एंड में सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, तो कोई पॉइंट नहीं है इस टेस्ट में चीटिंग करने का। तो बिल्कुल ध्यान से कोशिश करनी है कि जो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आपको समझ आ गई और अब आप उन्हें खुद इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इन्हें आंसर कैसे करना है चीज़ों को, तो जैसे जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं आपको बोल दूंगा कि क्वेश्चन आपको पढ़ के, जैसे मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आपको उस वीडियो को पॉज कर देना है। वीडियो को पॉज करके आपने आंसर या तो सोचना है या बोलना है या लिखना है, या तो आप आंसर लिख लो तो बेस्ट है। अगर आप लिख नहीं रहे तो कम से कम बोल दो आंसर, खुद स्क्रीन में ऐसे आंसर बोल दो। अगर बोल भी नहीं रहे तो कम से कम सोच लो आंसर माइंड में, और उसके बाद प्ले करके सुनना है कि मैं क्या आंसर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से अपने टेस्ट देना है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी। मेरे को पता है मैक्सिमम लोग आप में से क्या करने वाले हो, आप पूरी की पूरी वीडियो ऐसे देख लोगे, पॉज ही नहीं करोगे, आंसर सोचोगे ही नहीं, क्वेश्चन आएगा आप खुद ही मेरा आंसर ही सुन लोगे और आप खुद आंसर दोगे नहीं। तो ये मत करना प्लीज, मेरे को पता मैक्सिमम लोग ऐसे करेंगे, पर मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ ऐसे मत करना, बहुत ध्यान से सबका आंसर देना है। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल गोल्स इसके दो आंसर्स थे कि फाइनेंशियल गोल्स हमेशा कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं, कहाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं। अब वीडियो को पॉज करो और आंसर सोचो। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। फाइनेंशियल गोल्स हमेशा कहाँ करते थे, याद करो हमने बात करी थी कि फाइनेंशियल गोल्स हमेशा निफ्टी 50 में करेंगे, और हमेशा कैसे करेंगे, एसआईपी करेंगे। मान लो गलती से ऐसा प्लान बन रहा है या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि सिर्फ एसआईपी से नहीं हो रहा, तो एसआईपी प्लस लमसम भी कर देंगे। मान लो एसआईपी प्लस लमसम से भी नहीं हो रहा, वैसे तो हो जाना चाहिए पर मान लो नहीं हो रहा, तो एसआईपी से भी करेंगे, लमसम से भी करेंगे और टॉपअप से भी कर देंगे, मतलब सबको भी बढ़ाते रहेंगे। तो ये इसका आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जिसमें 30% रिटर्न है और ये थोड़ी सी रिस्की है, और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें 70% रिटर्न है और ये बहुत ज्यादा रिस्की है। तो आप किस वाले में जाओगे, मतलब पहली अपॉर्चुनिटी है इसमें 30% रिटर्न है और ये काफी रिस्की है, पैसे इसमें डूब सकते हैं। ये जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है इसमें 70% रिटर्न, मतलब रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा लेकिन ये बहुत रिस्की है, मतलब पैसा जीरो हो सकता है इसमें। तो आप कौन सी वाली अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करोगे, तो पॉज करो और आंसर सोचो। तो इसका आंसर ये है कि 30% रिटर्न भी क्या है, रिस्की है। तो 30% रिटर्न भी रिस्की है, मतलब इसमें भी पैसा हमारा डूब सकता है। तो हमने ये बात करी थी कि फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग की क्या है, नेवर लूज मनी। तो मतलब हम कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पे हमारा पैसा डूब सकता है। तो चाहे 30 मिले, चाहे 70 मिले, चाहे 100 मिले, चाहे 200 मिले, अगर हमारा पैसा डूब सकता है तो वहां पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा पहला रूल ही यही है, हमारा धर्म ही यही है इन्वेस्टिंग का, कि प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल, के पैसे जो हम घर से लेके आ रहे हैं वो पैसे बच जाए। सबसे पहला रूल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 30% रिटर्न मिला लेकिन रिस्क है तो इसमें भी नहीं जाएंगे, 70% रिटर्न मिला लेकिन वेरी रिस्क है तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो बहुत ध्यान से इसका आंसर आपको समझना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है, 4 प्लेसेस टू पार्क मनी एक्सप्लेन। ये आपको चार कौन कौन सी जगह, जहां हमने बताई थी कि इन्फ्लेशन से जीतने के लिए कौन कौन सी जगहों पे हम पैसे रख सकते हैं, जो हम फिक्स्ड इनकम जिसे बोलते हैं, और उनमें से एक इमरजेंसी फंड भी है। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कैसे बनानी चाहिए, और इमरजेंसी फंड वाले जो पैसे हैं कहाँ पे रखने चाहिए। तो पॉज करो और इसका आंसर सोचो। तो 4 प्लेसेस टू वर्क जो पार्क मनी है वो है कि आप बैंक अकाउंट में पैसे रख सकते हो अपने बैंक्स के सेविंग अकाउंट में, आप लिक्विड फंड के अंदर पैसे डाल सकते हो, आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसे डाल सकते हो, और आप गोल्ड फंड के अंदर पैसे डाल सकते हो। ये 4 चीजों की हमने बात कर दी। फिर इमरजेंसी फंड क्या होता है, मान लो आपका एक महीने का खर्चा 30,000 रुपीज है, तो मिनिमम 6 महीने, मतलब एक महीने का खर्चा 30,000 है, जिसमें आपने इंश्योरेंस प्रीमियम सिप वगैरह रेंट वगैरह सब कुछ लगा लिया है। एक महीने का खर्चा कितना है, 30,000, तो 6 मंथ्स का खर्चा हो गया 1,80,000। तो ये 1,80,000 बिल्कुल अलग हम एक लिक्विड फंड में डाल के रख देंगे, छोड़ देंगे, और इन पैसों को हम तभी यूज करेंगे कि जब कोई इमरजेंसी आएगी, कुछ कोरोना जैसे प्रॉब्लम हो गई, गलती से जॉब चली गई, कोई और दिक्कत आ गई, तो इन पैसों को हम सिर्फ तभी यूज करने वाले हैं। तो ये 1,80,000 रुपए अलग से लिक्विड फंड में पड़े रहेंगे, और जैसे इन्फ्लेशन होती रहेगी तो ये इन्फ्लेशन से हमें हेज मिल चुका है। हेज क्यों मिल चुका है, क्योंकि हमने लिक्विड फंड में पैसे को डाल दिया। तो ये बात थी। तो अब ये चौथा क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 2 करोड़ है, मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको वो घर खरीदना है, तो उसकी जो प्राइस है 2 करोड़ है और उसका मंथली रेंट 1 लाख है। तो हम इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, हाँ या ना। तो पॉज करो और इसका आंसर बताओ कि हम इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे या नहीं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे देखना है कि हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो याद करो हमने बात करी थी कि बेस्ट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी क्या है, जब बैंक की पीई किसके इक्वल हो जाए, प्रॉपर्टी के पी के इक्वल हो जाए। तो जब भी हम देखेंगे तो पहले तो हम चेक करेंगे बैंक की पी क्या है। तो अज्यूमिंग कि हम आज की बात कर रहे हैं, तो 100 रुपीज डाल के बैंक में कितना मिलता है 5.1, तो कितना हो गया, 19.6 के आसपास हो गया। तो हम इसको इजी करने के लिए ले रहे हैं 20, तो 20/1 की पीई चल रही है बैंक की। प्रॉपर्टी की पीई क्या है हमारी, हम ये चेक कर लेते हैं एक बार, कितने पैसे डाल के कितने मिल रहे हैं। 2 करोड़ डाल के महीने की जो हमारी इनकम है, रेंट है, वो 1 लाख का है। 2 करोड़ डाल के तो ईयरली कितना हो गया, तो ईयरली रेंट हमें जो मिलेगा, ईयरली रेंट वो मिलेगा हमें 12 लाख रुपीस, और हम डाल कितने रहे, 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपीस हम डाल रहे हैं और महीने का हमें कितना मिल रहा है, हमें महीने का मिल रहा है 12 लाख रुपए।
तो चेक कर लेते हैं इसकी पीई कितनी बन के आ रही है। तो 200, तो ये तो पीई जो बन रही है उससे भी कम है। तो ये तो 16 की पीई आ रही है, मतलब हमें जो घर मिल रहा है वो बैंक की पीई से भी कम मिल रहा है। बैंक की पीई 20/1 है और जो घर की पीई है, जो प्रॉपर्टी की पीई हमें मिल रही है वो 16/1 है। तो ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मतलब प्रॉपर्टी की पीई बैंक की पीई से भी कम है। तो इससे हमें समझ के आता है, इससे हमें ये समझ आता है कि बैंक में अगर हम पैसा डालेंगे तो हमें 1 रुपये कमाने के लिए, 1 रुपये कमाने के लिए हमें 20 रुपये देना पड़ रहा है, और ये 1 रुपये हमेशा इतना ही रहने वाला है। मतलब हमेशा इसी रेट से ही ग्रो करेगा, 5.1 से ग्रो करेगा। हो सकता है 6 कर दे बैंक रेट, 6.5 कर दे, 7 कर दे, लेकिन ज्यादा ग्रो होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 रुपये कमाने के लिए हम सिर्फ 16 रुपये पे कर रहे हैं। यहाँ 1 रुपये कमाने के लिए 20 रुपये पे कर रहे थे, यहाँ 1 रुपये कमाने के लिए 16 रुपये पे कर रहे हैं। और ये जो 1 रुपये, ये जो हमारी अर्निंग है बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो प्रॉपर्टी कैसे बढ़ने वाली है, प्रॉपर्टी का रेट क्यों बढ़ने वाला है? तो प्रॉपर्टी के रेट याद करो, हमने बात करी थी कि प्राइस किसी भी चीज का क्या होता है, पीई इंटू अर्निंग्स। तो हम कहते हैं पीई की तो बात नहीं करेंगे, पीई तो सेंटिमेंट होता है, पीई तो इमोशंस होते हैं। तो हम कह रहे हैं पीई की तो बात नहीं करेंगे, अर्निंग्स बढ़ेगी। मतलब क्या होगा, जब रेंट बढ़ेगा, जब इस प्रॉपर्टी का ये जो 1 लाख रुपए, जब इसका रेंट बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी का प्राइस क्या होगा, अपने आप बढ़ने लग जाएगा। तो हमें ये समझ आना चाहिए। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये तो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ये इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि जो प्रॉपर्टी की पीई है वो बैंक की पीई से भी कम हो गई। तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो फिर हम बात करेंगे व्हेन विल वी बाय गोल्ड। तो हम गोल्ड कब खरीदते हैं? तो पॉज करो और इसका आंसर सोचो। तो इसका आंसर ये है कि गोल्ड खरीदने का बेस्ट टाइम तो तब होता है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो, मार्केट बहुत अच्छा कर रही हो, सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और गोल्ड को कोई भी नहीं देख रहा है। तो उस टाइम पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम है। और गोल्ड से हम पैसे निकालने में, याद करो हमने बात करी थी कि गोल्ड खरीद के ये नहीं बोलेंगे कि भाई गोल्ड खरीद लिया अब तो कभी बेचना नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो जब भी मार्केट गिरेगी, फिर हो सकता है 4 साल 5 साल, कुछ नहीं पता हमको, जब मार्केट गिरेगी फिर गोल्ड उस टाइम पे अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि तब जब मार्केट गिर रही होती है तो लोग बोलते हैं कहीं स्टेबल जगह पैसा डाल दो, मार्केट की हालत खराब है, तो तब लोग गोल्ड में जाते हैं। जब इतने सारे लोग गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड का रेट बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे हम गोल्ड, हमारा क्योंकि बढ़ चुका होता है, हम गोल्ड सेल करके हम मार्केट में डाल देंगे। क्योंकि हम तो बोलेंगे हम तो कॉन्ट्रेरियन है, हम तो उल्टा काम करते हैं। जब मार्केट इतनी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, मार्केट इतनी ऊपर है, उस टाइम पे गोल्ड को कोई नहीं देख रहा, तो हम गोल्ड खरीद लेंगे। जब मार्केट गिर गई, अब गोल्ड की हालत खराब है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइम पे गोल्ड बढ़ चुका है, अब मतलब मार्केट जब गिर गई है, मार्केट गिर गई है तो मार्केट की हालत खराब है, गोल्ड यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे गोल्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो हमने तो गोल्ड ऊपर ही खरीद लिया था, तो अब हम गोल्ड यहाँ पे सेल कर देंगे और अब हम मार्केट में पैसा डाल देंगे। मतलब उल्टा चलता है, इनवर्स रिलेशन है, मार्केट अच्छी गोल्ड बेकार, गोल्ड मतलब मार्केट अच्छी गोल्ड बेकार, मार्केट बेकार गोल्ड अच्छी। ये ध्यान रखना है कि जब मार्केट अच्छी कर रही होगी तो हम गोल्ड खरीद रहे होंगे, और जब गोल्ड अच्छा कर रहा होगा, मतलब जब मार्केट बेकार कर रही होगी तो हम मार्केट खरीद रहे होंगे। तो जो बेकार कर रहा होगा हम तो वो खरीद लेंगे, हम तो सस्ते में खरीदेंगे। तो ये हमें समझ आई। तो इंडेक्स फंड्स खरीदने हैं, हमें ये बात पता है। तो अब ये बताओ कि इंडेक्स फंड्स डायरेक्ट खरीदने, रेगुलर ग्रोथ या डिविडेंड, कौन से वाले में जाना है? तो इसका आंसर आई होप आपको पता ही है कि इंडेक्स फंड हमेशा डायरेक्ट खरीदने हैं, हमें रेगुलर कभी नहीं खरीदना। रेगुलर बेचना, रेगुलर खरीदवाना, किसी को रेगुलर खरीदना, किसी और का रेगुलर से डायरेक्ट न करना, ये सब पाप होता है, हमने पहली बात करी हुई है। और हमेशा ग्रोथ में जाएंगे। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें ग्रोथ लिखा नहीं होता, मतलब इंडेक्स फंड लिखा होगा कि ग्रोथ नहीं होगा, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ है, तो मतलब उसमें डिविडेंड वाला प्लान आता ही नहीं है। तो मान लो अगर किसी इंडेक्स फंड में डिविडेंड का प्लान आता ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रोथ होगा। लेकिन हमें फिर भी एक बार अगर आप चाहो तो कंफर्म कर सकते हो एमसीएफ होंगे कि ग्रोथ वाला ही है या नहीं है, तो हम हमेशा ग्रोथ वाले में जाएंगे। तो हमने बात करी है व्हेन वी बाय एंड व्हेन वी सेल, कब खरीदा जाता है कब बेचा जाता है। निफ्टी की बात कर लो या निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, निफ्टी 50, निफ्टी जूनियर, कब खरीदते हैं कब बेचते हैं। तो इसका आंसर ये है कि बेस्ट टाइम टू बाय कब है, जब पीई भी लो है और अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो है। और बेचने का तो एक ही पॉइंट है बस। तो हम बोलते हैं अगर पीई भी लो है, अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो, तो हम बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने में हमें बहुत मजा आता है। लेकिन मान लो पीई हाई है, अर्निंग ग्रोथ रेट लो है, तो भी हम थोड़े बहुत डाल देंगे। मान लो पीई लो है और अर्निंग ग्रोथ रेट हाई है, तो भी हम थोड़े बहुत डाल देंगे। मान लो पीई भी हाई है और अर्निंग ग्रोथ रेट भी हाई है, तो हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और सेल करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि जब पीई भी हाई हो और अर्निंग ग्रोथ रेट भी हाई हो। एक बार इसको मैं लिख के भी समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमने ये बात करी थी, तो एक बार मैं बता देता हूं कि पीई भी लो और अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो, तो ये बहुत मजा आता है हमको यहाँ पे बाय करने में। पीई जो है हाई है लेकिन अर्निंग ग्रोथ रेट क्या है, लो है, तो यहाँ बाय कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे पैसों से बाय नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत बाय करेंगे। पीई लो है और अर्निंग ग्रोथ रेट हाई है, तो यहाँ पे भी बाय करेंगे, लेकिन पूरे पैसों से बाय नहीं करेंगे। मतलब बाय इसमें क्या होगा, इसमें पार्शियल बाय होगा, इसमें भी पार्शियल बाय होगा। इसमें तो बाय बहुत अच्छा होगा, मतलब फुल बाय होगा इसके अंदर, फुल। और मान लो पीई भी हाई है और ईजीआर भी क्या है, हाई है, तो बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे, नो बाय। यहाँ हम कोई बाइंग नहीं करने वाले। और सेल करने का तो एक ही तरीका है कि सेल कब करने वाले, ये सब वेल्थ मल्टीप्लिकेशन वाली बातें हैं।
सेल कब करने वाले हैं? सेल तो तभी करेंगे जब पीई भी हाई है और ईजीआर भी हाई है। जब ये दोनों चीजें बहुत हाई होती है तो उसके बाद अपना हम 10% का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, याद करो बात कर रही थी कि मान लो निफ्टी ऑल टाइम हाई 20,000 पे पहुंच गई, तो हमें लग रहा है कि 20 से और भी ऊपर जाएगी, तो हम 20,000 पे नहीं बेचेंगे। मान लो यहाँ पे 20,000 पे पीई भी हाई हो गई, अर्निंग ग्रोथ रेट भी हाई हो गई, तो हम 20,000 पे सेल नहीं करेंगे। हम कब सेल करेंगे? 20,000 माइनस 10%, मतलब 18,000 पे हम बोलेंगे अगर 18 पे आती है तो हम सेल करेंगे, वरना हम तो बैठे रहेंगे। तो हम और ऊपर का जो है गेम वो वेट करते रहेंगे। तो ये मैंने 10% भी कह सकते हो, आप इसे 5% भी ले सकते हो, जैसा आपका मन करे आप उस तरीके से उसे ले सकते हो। तो फिर हमने बात करी कि हु नोज व्हाट विल हैपन इन द मार्केट, हु कैन टाइम द मार्केट, वी डिस्कस्ड इट। तो हमने बात करी थी कि दो ही लोग बता सकते हैं, एक तो भगवान बता सकते हैं और एक झूठा बता सकता है। भगवान तो कभी बताएंगे नहीं आपको ये सब चीजें, एक झूठा इंसान ही बोल सकता है कि मार्केट में 1 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। जब वॉरेन बफेट द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम वो ये बात बोलता है कि नो वन कैन प्रेडिक्ट, मैं भी नहीं बता सकता कि मार्केट में 6 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में क्या होगा, तो लोग तो पता नहीं कैसे बता देते हैं। तो मतलब वो जनरली लोग झूठ बोल रहे होते हैं। तो हमने बात करी थी कि मंत्र क्या होता है, कौन से मंत्र की हमने बात करी थी कि ये मंत्र आपको बोलना जब भी आपको डर लग रहा हो, मार्केट गिर रही हो। तो हमने कहा था नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। तो जो आने वाली जनरेशन है, जो आगे आने वाली जनरेशन है, वो हमेशा एक बेटर लाइफ जिएगी प्रीवियस जनरेशन से। तो इसलिए वो ओवरऑल ज्यादा कंज्यूम करेगी, ज्यादा अच्छे से जिएगी। तो इसलिए ज्यादा कंज्यूम करेगी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस का सामान खरीदेगी, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनकी सेल्स बढ़ेंगी, उनका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, उनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी अर्निंग्स बढ़ेगी। अर्निंग्स अच्छा करेंगे तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, और उन कंपनीज का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो निफ्टी 50 भी बढ़ जाएगी। तो इन द लॉन्ग रन निफ्टी 50 बढ़ेगी। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। और ये बात भी वॉरेन बफेट बोलता है कि योर लाइफ इज बेटर देन अ किंग 500 ईयर्स अगो। तो आप जो लाइफ जी रहे हो वो बहुत अच्छी है एक राजा से 500 साल पहले की। 500 साल पहले का राजा और आपकी लाइफ, तो आपकी लाइफ उस 500 साल पहले के राजा से बेटर है। तो व्हाट डू वी लुक फॉर इन्वेस्टिंग इन अ सेक्टर? तो सेक्टर में हमें क्या देखना है? तो सेक्टर में हम ये चीज देखते हैं कि एक तो साइकिल आने वाली या नहीं आने वाली, उसके बाद पीई भी देखते हैं, अर्निंग ग्रोथ रेट भी देखते हैं। जनरली जो हमारा फोकस होता है वो साइकिल पे होता है कि साइकिल कौन सी चल रही है। तो मैंने आपको बताया था, मुझे लग रहा था कि हम फेज 2 में आ गए हैं, लेकिन ये कोरोना आ गया और कोरोना ने बहुत ज्यादा इकोनॉमी की हालत खराब कर दी, बिजनेसेस सारे बंद हो गए। मार्केट ने बार बार मतलब ये दिखाया कि बिजनेसेस सारे बंद हो गए हैं, रेवेन्यूज कम हो गए, तो आरबीआई ने बार बार इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस करे हैं। तो मुझे लग रहा था कि हम फेज 2 में शायद आ गए थे, लेकिन अब फिर वापस फेज 1 वाली फीलिंग आ रही है। तो कहीं फेज 1 कहीं फेज 2 के बीच में हम और फेज 3 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कहीं फेज 1 और फेज 2 के बीच में हम अटके पड़े हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो हम जनरली साइकिल देखते हैं, पीई भी देखते हैं, ईजीआर भी देखते हैं। हम हमेशा बोलते हैं महंगे सेक्टर में तो कभी इन्वेस्ट नहीं करना। जैसे मैंने आपको आईटी बबल में दिखाया था कि उस टाइम पे आईटी कंपनी जो इंटरनेट कंपनीज थी, उनकी जो पीई रेशियो थी, पूरे सेक्टर की पीई रेशियो 420 हो गई थी इंडिया के अंदर। तो सोचो कितना उस टाइम पे हाई, इस टाइम पे सबको लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही अच्छा है, तो हमेशा ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो उस टाइम पे बहुत हालत खराब हो गई थी इन्वेस्टर्स की, जिन्होंने उतने हाई वैल्यूएशन पे जो है इन्वेस्ट किया। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में बात करी थी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, पीएमटी क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब मान लो अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल बाद, तो आज कितने पैसे वन टाइम डाल दूं कि वो 1 करोड़ बन जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू है कि आज आपके पास 20 लाख है, तो ये 20 लाख 15 साल में कितने बन जाएंगे। तो आज 20 लाख रुपए डाल रहे हो तो ये फ्यूचर में कितने बन जाएंगे, तो वो क्या निकालेगा, फ्यूचर वैल्यू। फिर पीएमटी की बात कर रही थी कि मेरे को 40 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो आज से कितने की सिप शुरू करूं, मेरे को कब चाहिए, 40 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं अभी कुछ नहीं डाल सकता, तो मैं कितने की सिप करूं, तो उसके लिए पीएमटी। पीएमटी मतलब पेमेंट जो आप रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हो। फिर टॉप 10 वेज टू लूज वेल्थ हमने बात करी थी कि ये बहुत जरूरी है। मान लो आपको पूरे कोर्स में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपको सिर्फ ये बात समझ आ गई कि ये 10 चीजें हैं, ये 10 चीजें करने से पैसा बर्बाद हो सकता है, और आपने ये 10 चीजें पूरी लाइफ में कभी नहीं करी, तो भी आप इतना पैसा अपना बचा लोगे। जितना जो लोग ये करते हैं उतना कितना गवाते हैं वो लोग पैसा। तो अगर आपको सिर्फ ये 10 चीजें समझ आ गई, तो भी आप समझ लो कि आपने पूरे कोर्स को वसूल कर लिया है। तो वो 10 चीजें क्या क्या है हमने बात करी थी। इंट्राडे कभी नहीं करेंगे, फ्यूचर्स कभी नहीं करेंगे, ऑप्शंस कभी नहीं करेंगे, करेंसी में कभी नहीं इन्वेस्ट करेंगे, कमोडिटी में कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पेनी स्टॉक्स में कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी लेवरेज नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे, कभी भी बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह नहीं करेंगे, कभी किसी तरीके की जुए वगैरह में नहीं पड़ेंगे। और हमने ये बात करी थी कि कोई भी टाइप की ट्रेडिंग होगी जिससे हमें बताते हैं कि ये वाली ट्रेडिंग कर लो, वो वाली ट्रेडिंग कर लो, तो ऐसी ट्रेडिंग हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इसमें शॉर्ट सेलिंग भी आया था। शॉर्ट सेलिंग याद करो, बताया था आपको मैंने कि पहले आपने बेच दिया और फिर वो नहीं गिर गया नीचे तो हमने उसे खरीद लिया, तो शॉर्ट सेलिंग
भी बिल्कुल एक तरीके से जुआ ही होता है, तो ये भी हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और अभी तो आपको स्टॉक्स भी नहीं आता, देखो मैंने लिखा हुआ है विच स्टॉक्स आर द बेस्ट, तो आप बताओ कौन से स्टॉक बेस्ट हैं। तो अभी तो हमने पूरे कोर्स में बात ही नहीं करी कि कौन सा स्टॉक बेस्ट है। हाँ, हमने ये बात करी कि फेज 1 में हम बैंकिंग में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, रियल एस्टेट में जाएंगे, फेज 2 में हम इंफ्रा में जा रहे होंगे, फेज 3 में हम कमोडिटीज में जा रहे होंगे, फेज 4 में डिफेंसिव में जा रहे होंगे, फार्मा में जा रहे होंगे, लेकिन स्टॉक की तो हमने बात नहीं करी। हमने तो पूरे के पूरे किसकी बात करी, सेक्टर की बात करी, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात नहीं करी है, तो अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं जाना आपने। फिर इंश्योरेंस और टैक्सेस की बात करी हमने कि इंश्योरेंस जनरली, लाइफ इंश्योरेंस आपको तब लेनी चाहिए अगर आपके ऊपर डिपेंडेबल हो, और आपके पास डिपेंडेबल है लेकिन आपके पास बहुत बड़ी वेल्थ नहीं है, 2-3 करोड़ जैसे हमने कैलकुलेशन करी थी उतनी नहीं है आपके पास, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। मान लो अगर आपके ऊपर डिपेंडेबल ही नहीं है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपके ऊपर डिपेंडेबल है लेकिन आपके पास बहुत बड़ी वेल्थ है, तो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस की हमने बात करी थी, हमने कहा था हेल्थ इंश्योरेंस तो जनरली सबको लेनी चाहिए एक्सेप्ट दोस्त जिनको गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा मिल जाता है हेल्थ का, तो इंश्योरेंस में ये बात हुई थी। फिर टैक्सेस मैंने आपको समझाया थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ये शॉर्ट टर्म जो होता है 1 साल से पहले होता है 10% होता है, जो लॉन्ग टर्म होता है वो 1 साल के बाद होता है, पहले 1 लाख पे नहीं लगता, उसके बाद लगता है वो 10% होता है। STCG शॉर्ट टर्म वाला 15% होता है। फिर हमने बात करी थी पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, फर्स्ट टू 5 लाख और टैक्स फ्री, उसके बाद 1.5 लाख जो है हम ELSS में डालना प्रेफर करते हैं, उसके बाद 50,000 के आसपास जो भी आपके टैक्स आपकी सैलरी है उसके हिसाब से 50,000 के आसपास हम NPS में डालना प्रेफर करते हैं। NPS में हमेशा हम एक्टिव चॉइस में जाना चाहेंगे, 75% इक्विटी 25% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऐसी हमने कुछ बातें करी थी। और भी थोड़ी बात हुई टैक्सेस के अंदर जो हमने बात करी थी, लेकिन जनरली सम ऑफ के लिए हमने ये बातें करी थी। तो सुप्रीम पोर्टफोलियो डिजाइन, तो ये आपको अभी ड्रॉ करना है। आप पहले वीडियो पॉज करो और सुप्रीम पोर्टफोलियो डिजाइन जो है खुद ड्रॉ करो बिल्कुल एंड में। ये जो टेस्ट एंड हो जाएगा इसका आंसर मैं बिल्कुल एंड में दूंगा, पूरा का पूरा फिर से ड्रॉ करूंगा आपके लिए, बिल्कुल आपके सामने ड्रॉ करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इसको वीडियो को पॉज करो और खुद ड्रॉ करो। तो एक्टिव और पैसिव इनकम हमने बात करी थी कि जनरली मैं समझता हूँ एक्टिव वाली कौन सी होती है, पहले तो जिसमें आप रोज काम करते हो और पैसा कमाते हो वो एक्टिव। पैसिव कौन सी होती है, आप कर चुके हो, पैसे इन्वेस्ट कर चुके हो, वहां से अब अपने आप अर्निंग हो रही है, वहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये एक्टिव ये पैसिव। मैंने कहा था 2 एक्टिव रखनी अच्छी होती है, 2 पैसिव होनी चाहिए, और ये जितना भी पैसा आएगा हम स्टॉक मार्केट में किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो 2 एक्टिव 2 पैसिव, और ये पैसा कहाँ जाएगा, इन्वेस्ट करेंगे। लाइफस्टाइल बढ़ा के वेस्ट नहीं करेंगे, पैसे को महंगी गाड़ियां लेके महंगी चीजें लेके वेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसको भी हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये बात हमें समझ आई। मैंने आपको 3 वीडियोस बोली हैं, 3 बुक्स बोली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें देखनी। 3 वीडियोस कौन कौन सी थी, 1 इडियट बाय IDFC फाउंडेशन, ये वाली वीडियो सबसे पहले बोली थी देखने के लिए। फिर मैंने आपको बोली थी हाउ द इकोनॉमी मशीन वर्क्स, हाउ द इकोनॉमिक मशीन वर्क्स बाय रे डालियो। फिर मैंने आपको बोली थी प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस बाय रे डालियो। ये 3 वीडियोस बोली हैं आपको मैंने। फिर मैंने आपको 3 बुक्स कौन कौन सी बोली हैं, जॉन बॉगल की कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, ये 3 बुक्स मैंने आपको बोली हैं। फिर मैंने आपको बोला व्हाट ऑल कैन वी डू, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो हमें समझ आया बैंक में तो पैसे हम रखते ही थे, बैंक में पैसे रख सकते हैं, लिक्विड फंड में पैसे रखते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हमें आ गया, गोल्ड फंड हमको आ गया है। फिर हमें ये चीजें आ गई है कि हम निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी जूनियर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम सेक्टर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के साथ हम मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह में भी जा सकते हैं, पर स्मॉल कैप में अभी क्योंकि इंडेक्स फंड है नहीं, कोई ETF है नहीं, तो स्मॉल कैप में नहीं जाएंगे, सिर्फ मिड कैप तक ही हम रहेंगे। लेकिन अभी मिड कैप में नहीं कर सकते क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, और बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज का बिजनेस खा रही है, छोटी कंपनीज में लिक्विडिटी क्रंच है। याद करो मैंने बात करी थी, मैंने ये भी कहा था ये सब चीजें समझने के लिए आपको रोज 30 मिनट्स की रीडिंग देनी बहुत जरूरी है। तो ये हमने कहा था ये सब चीजें हम कर सकते हैं। स्टॉक्स में अभी हम इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि हमें अभी आते ही नहीं, हमने वो सीखी नहीं है। तो हमने कहा था व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट वर्सेस US, तो इंडिया में 2% से भी कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो 2.5 भी हो गया, मान लो लॉकडाउन के टाइम पे ये सब बंद था तो 3% भी हो गया, तो इंडिया में 3% लोग इन्वेस्ट करते हैं, US में 55% लोग जो है इन्वेस्टिंग करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे भी लोग आएंगे, कॉम्पिटिशन को बढ़ाएंगे, लेकिन हम क्योंकि जल्दी एंट्री कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बेनिफिट होगा। वॉरेन बफेट इंडिकेटर क्या होता है, याद करो बात करी थी, मार्केट कैप बाय GDP इज इक्वल्स टू वॉरेन बफेट इंडिकेटर। तो हमने कहा था कि इन द लॉन्ग रन मार्केट कैप बाय GDP क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मार्केट कैप बाय GDP 1 होनी चाहिए इन द लॉन्ग रन। लेकिन कभी कभी क्या होता है मार्केट कैप बाय GDP 1 से ऊपर आती है, कभी कभी मार्केट कैप बाय GDP 1 से नीचे हो जाती है। तो हमें कब मजा आता है इन्वेस्ट करने में, जब मार्केट कैप बाय GDP क्या हो 1/2 यानी कि 0.5 हो, तो बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। तो 23-24 मार्च 2020 के आसपास मार्केट कैप बाय GDP 0.5 से भी कम हो गई थी, तो सबसे अच्छा टाइम था मार्च वाला, जो 23 मार्च के बाद वाला जो टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने का। तो ये होता है वॉरेन बफेट इंडिकेटर कहते हैं इसको, ये होता है मार्केट कैप बाय GDP। मार्केट कैप हम BSE की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको चेक करने सिखाई हुई है, और GDP हम इजीली विकिपीडिया पे कहीं पे भी ऑनलाइन देख सकते हैं। फिर व्हाट इज PE रेशियो एंड द प्रॉब्लम विद इट। PE रेशियो बहुत बार समझाई हुई है, फिर से बता देता हूँ कि PE रेशियो क्या होती है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। किसी भी चीज की PE रेशियो क्या होती है, PE रेशियो इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ दैट थिंग,
कोई भी चीज़ हो सकती है, डिवाइडेड बाय उस चीज़ से हमारी क्या अर्निंग्स हो रही हैं। तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, ये होती है पीई रेशियो। ये होता क्या एक्चुअल में, ये होता कुछ नहीं है, होता एक तरीके से सेंटिमेंट है कि क्या सेंटिमेंट है, इमोशनली क्या चीज़ है। तो जैसे हमने बात करी थी, मान लो कोई चीज़ है 200 रुपए की, मतलब मान लो, तो हमने एक बार ये समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन है कि प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का प्राइस हम पीई से कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया अब तक। तो मैंने बहुत बार बताया वो कि हाउ टू वैल्यू एन एसेट इन टर्म्स ऑफ पीई। तो किसी भी चीज़ का प्राइस हम पी के से कैसे निकाल सकते हैं। तो प्राइस यहीं पे रहेगा, अर्निंग वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो प्राइस क्या होगा, प्राइस इज इक्वल्स टू पीई रेशियो मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग्स। तो ये बहुत इजीली हमें बात समझ आती है। तो किसी भी चीज़ का प्राइस या तो उसके सेंटिमेंट पे और उसके अर्निंग्स पे, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, किसी एक चीज़ पे नहीं, दोनों पे ही डिपेंड करता है। तो मान लो अगर हम कहते हैं कि किसी चीज़ का प्राइस 200 रुपये है, उससे अर्निंग जो हो रही है, उससे जो अर्निंग हो रही है वो सिर्फ 5 रुपीज़ की हो रही है, या मान लो उससे जो अर्निंग हो रही है सिर्फ 10 रुपीज़ की हो रही है, तो उसकी पी रेशियो क्या होगी, 20 की पी होगी। 20 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 200। तो 20 का आप सेंटिमेंट दे रहे हो। तो आप ये जैसे जो है किसी और चीज़ से आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ आएगा, ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे समझ नहीं आएगा, किसी और से कंपेयर करोगे तो समझ आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का जो है प्राइस इस तरीके से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि क्या अर्निंग है और क्या उसका एक्चुअल में सेंटिमेंट है जो आप खरीद रहे हो। तो ये देखना बहुत जरूरी है कोई भी एसेट लेने से पहले। तो अब ये है कि इफ़ योर फ्रेंड गेट्स हायर रिटर्न इन म्यूचुअल फंड वर्सेस निफ्टी, मतलब मान लो आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहते हो यार मैं तो 15-16% कमाता हूँ साल का, और कोई कह रहे हैं कि मैंने इस म्यूचुअल फंड में किया, इसने तो 25% दे दिया, मैंने स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया, मैंने तो इस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास गया, उसने इतना रिटर्न दिया। तो आपने क्या बोलना है, वो बोलेगा कि मैंने तो तेरी निफ्टी को, मतलब मैंने इंडेक्स को बीट कर दिया। तो आपने उसे क्या समझाना है, आपको क्या बोलना चाहिए, आपको बोलना है एनी मंकी कैन बीट द मार्केट। हमें तो पता ही है, हमने तो पढ़ा ही रखा है कि कोई भी मंकी जो है, कोई भी मंकी बीट कर सकता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो लक की वजह से है या वो टैलेंट की वजह से। और मान लो हमें पता लग गया कि नहीं नहीं यार ये वाला तो टैलेंट की वजह से है, तो जब तक हमें बात वो पता लगेगी तब तक उसके पास इतना ज़्यादा बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाएगा कि हमें उसमें इन्वेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मतलब हम जब इन्वेस्ट करेंगे या जब एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा हो जाता है तो अच्छा रिटर्न लाना बहुत मुश्किल आता है। जैसे वॉरेन बफेट स्टार्टिंग में बहुत अच्छा रिटर्न ला रहा था, बहुत, मतलब 50% रिटर्न भी आया हुआ उसका पॉजिटिव। पर हुआ क्या कि जब उसका इतना बड़ा उसका जब एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया तो अब उसके लिए इतना हाई रिटर्न आना क्या हो गया, काफी डिफिकल्ट हो गया। तो वॉरेन बफेट कहता है द एनिमी ऑफ अ हाई रिटर्न इज अ फैट वॉलेट। तो फैट वॉलेट में ज्यादा पैसा होगा तो क्या है, एनिमी ऑफ अ हाई रिटर्न। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। फिर आप उसे ये भी समझा सकते हो कि यार म्यूचुअल फंड मैनेजर खुद ही अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते। फिर मान लो आपका कोई दोस्त कह रहा है कि नहीं नहीं मेरा वाला तो पक्का 17-18% दे देगा, तो आपने बोला है 17-18% शायद दे दे, लेकिन 1-1.5% तो म्यूचुअल फंड मैनेजर फीस ही ले लेगा, तो ऑलमोस्ट निफ्टी 50 जितना आ गया। फिर मान लो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो मान लो अपनी जॉब छोड़ के किसी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चले जाए, म्यूचुअल फंड मैनेजर रिटायर हो जाए, या म्यूचुअल फंड मैनेजर गलती से कोई गलती करते हैं तो हमारा सारा पैसा तो डूब ही गया। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब है म्यूचुअल फंड मैनेजर की एबिलिटी के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो। तो वो तो हमने बोला हम तो ऐसे ट्रस्ट किसी को अपने पैसे पे नहीं कर सकते, तो हम तो बोलते हैं हम तो इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, जो कंपनी अच्छी है उसमें अपने आप हमारी जो पैसे हैं वो बढ़ते रहेंगे, जो कंपनी बेकार करेगी उसमें से पैसे कम होते रहेंगे, कंपनी बहुत बेकार करेगी तो हमारे इंडेक्स से बाहर ही चली जाएगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी आजकल की ही बात है, तो HDFC लाइफ जो है वो अच्छा कर रही थी तो वो इंडेक्स के अंदर आ गई, और वेदांता जो है वो डील स्टोरी थी तो वो जो इंडेक्स है उससे बाहर निकल गई। तो वेदांता डील स्टोरी है तो वो निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर आ गई, और HDFC लाइफ जो कि बेस्ट कंपनी थी निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर, मतलब कंपेरेटिवली छोटी वाली जो होती है निफ्टी नेक्स्ट 50, उसमें से सबसे अच्छी HDFC लाइफ कर रही थी, तो वो निकल के कहाँ चली गई है, निफ्टी 50 के अंदर। तो ऐसे चेंजेस ये होते रहते हैं, अच्छी कंपनीज निफ्टी 50 में आती रहती हैं, बेकार कंपनी निकलती रहती है। ये हमें समझ आया। तो प्रॉब्लम विद कॉन्टिन्यूइंग के बहुत जरूरी है, आपको समझ आएगा कि इनिशियली आप करोगे, आप बहुत अच्छे से करोगे, लेकिन आप कुछ साल देखोगे यार अब तो हो गए, आप तो बोलोगे ऐसे कि यार अब तो इतने साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, 5-6 साल हो गए मेरे को, 7-8 साल हो गए इन्वेस्ट करते हुए, लेकिन अभी भी मैं करोड़पति नहीं बना। तो आपको समझना है कि इनिशियली वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती है, जब एक बार बड़ा अमाउंट हो जाता है, जब वो छोटा छोटा करके बड़ा अमाउंट हो जाता है तो फिर वो बहुत तेजी से बढ़ती है। अब जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि मेरी सिर्फ 45,000 की है, तो मैंने 500 रुपये से स्टार्ट किया था, बड़ा बढ़ा के 45,000 है नहीं, मतलब 45,000 की जितना भी अमाउंट है उसे हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ बहुत छोटा छोटा अमाउंट बढ़ा के एक बड़े अमाउंट पे आते हैं। तो अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने स्टार्ट बहुत ही छोटे अमाउंट से किया होता है, लाख रुपए से भी स्टार्ट नहीं किया होता, हजारों से उन्होंने स्टार्ट किया होता है, लेकिन इंक्रीज हो के कंपाउंडिंग लग के उसको वो करोड़ों में बन जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस होने बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम क्या है कंटिन्यूइंग में कि 7-8 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, आप देखोगे यार कोई ज्यादा बड़ा पैसा तो बना ही नहीं, इससे अच्छा निकाल के खर्च ही कर लेते हैं, निकाल के कुछ और ही कर लेते हैं इस पैसे के साथ। तो आपको ये समझना है कि इनिशियल ईयर्स में इतना पैसा नहीं बनेगा, लेकिन इन दी एंड जब आप एंड में जा रहे होगे तो वो पैसा बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा। तो निकालने की गलती नहीं करनी। तो आंसर, तो अब जो भी आपका रिजल्ट आया, जो भी आपने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है, जिनका भी आपने गलत दिया है, तो मैं चाहता हूँ
मतलब ये मैं चाहता हूँ इसको कि पूरे के पूरे कोर्स को एक बार आप फिर से रिपीट करो, चाहे 2x पे करो, 1.5x पे करो, लेकिन पूरे कोर्स को एक बार फिर से फुल मतलब स्पीड से, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार पूरा का पूरा फिर से कंप्लीट कर लो। तो आपको एक बहुत अच्छे से जो आपका बेसिक लेवल बना है तो बिल्कुल वो स्ट्रांग हो जाएगा और आपको फिर डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप इतना ही करके आपको सब कुछ समझ आ गया, लेकिन फिर भी मैं ये प्रेफर करूँगा कि एक बार आप इस पूरे के पूरे कोर्स को फिर से रिपीट कर लो। तो एक बार मैं आपको सुप्रीम पोर्टफोलियो डिज़ाइन पूरा का पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें सुप्रीम पोर्टफोलियो डिज़ाइन में करी थी। मैंने बहुत डिटेल में आपको ये समझाया हुआ है, अब रिवीजन के टाइम पे, मतलब टेस्ट के टाइम पे मैं आपको बहुत जल्दी में समझा रहा हूँ। तो 5 मिनट्स में अगर किसी को आपको कंसल्टेशन देनी है तो आप क्या बोलोगे कि यार, जिसको भी आप बता रहे हो क्या बोलोगे कि निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करना है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर, डायरेक्ट एंड ग्रोथ प्लान के अंदर। निफ्टी 50 का क्या होना चाहिए? इंडेक्स फंड होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। इंडेक्स होना चाहिए निफ्टी 50 का फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसके अंदर क्या करनी है? SIP करनी है, नेवर स्टॉप, कभी रोकना नहीं है, नेवर सेल, कभी बेचना नहीं है जो भी यूनिट्स आएंगे, और इंक्रीज एवरी ईयर, ये समझ आना है। निकालने कब है पैसे? रिटायरमेंट पे निकालना है जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास हो, या फिर अपने बच्चों को दे देना और वो बच्चे भी यही चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे जैसा उसका मन करे, या तो रिटायरमेंट पे निकाल लेगा या अपने बच्चों को दे देगा और बच्चे भी यही चीज कंटिन्यू करेंगे। तो ये होगा, किसी को आपने 5 मिनट में समझाना हो तो बोलेगा इंडेक्स फंड में, क्योंकि अच्छी कंपनीज में पैसा बढ़ता रहेगा, गंदी कंपनीज में पैसा कम होता रहेगा। कोई कंपनी बहुत बेकार करेगी, इंडेक्स से बाहर निकल जाएगी, इसकी फीस कम होती है, और हमें पता है इकोनॉमी अच्छा करेगी तो साथ साथ निफ्टी 50 भी अच्छा करने लग जाएगी। एक तरीके से हम निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर इसके साथ आप उसको बता देना 10 तरीके बर्बादी की क्या होते हैं कि ये चीजें तो भाई कभी मत करियो, सिर्फ ये करता रहेगा तो भी बहुत अमीर बन जाएगा लाइफ में। फिर फिक्स्ड इनकम की बात कर रही थी। फिक्स्ड इनकम में क्या क्या होता है हमारे पास? एक तो होता है कि बैंक्स के सेविंग अकाउंट में हम पैसा डाल सकते हैं, एक चीज हमें ये समझ आई। फिर हमें समझ आया कि यार हम लिक्विड फंड के अंदर भी पैसे को रख सकते हैं, ये सब है पार्किंग मनी, विनिंग ओवर इन्फ्लेशन की बात हो रही है। फिर हमको समझ आया कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं उसमें भी पैसे हम रख सकते हैं। फिर हमें समझ आया कि गोल्ड फंड्स के अंदर भी हम पैसे को डाल सकते हैं। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में हम क्या क्या करने वाले हैं ये सब मैंने बता रखा है आपको, कब कब, मतलब ये 2 महीने के अंदर जो पैसा चाहिए बैंक्स में, जो पैसा 1 साल के अंदर चाहिए लिक्विड के अंदर, जो पैसा 1 साल के बाद चाहिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स और गोल्ड फंड्स के अंदर भी हम इन्वेस्ट करेंगे। जब मार्केट ऑल टाइम हाई होगी तो गोल्ड खरीद लेंगे, जब मार्केट गिर जाएगी तो गोल्ड बेच देंगे, और वो जो बेच के पैसा आएगा वो मार्केट में ही डाल देंगे। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की हमने बात करी थी कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा किसमें होगी? सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे और किसी चीज के नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि सिप से हो जाए तो बहुत ही अच्छा, सिप से नहीं हुई तो सिप प्लस लमसम यूज करेंगे। मान लो इससे भी गलती से नहीं हो रही तो सिप प्लस लमसम प्लस जो सिप है उसको भी टॉप अप करते रहेंगे, तो ये होगा टॉप अप सिप। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए बहुत सारी चीजें। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब वेल्थ की मल्टीप्लिकेशन, वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, तो वो करने के लिए हमारे पास बहुत बहुत चीजें हैं। जैसे निफ्टी 50 के अंदर भी कर सकते हैं उसके लिए, फिर उसके अंदर हम नेक्स्ट 50 में भी जा सकते हैं वो करने के लिए, फिर हम सेक्टर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर इसके साथ हम मिड कैप में भी जा सकते हैं, ज्यादा स्मॉल कैप में भी सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप का भी ETF नहीं है तो उसमें जाना प्रेफर नहीं करेंगे। कर तो स्टॉक्स में भी सकते हैं हम इन्वेस्ट, लेकिन स्टॉक्स में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी हमें आता नहीं है। तो ये बातें हैं। फिर किसी को गिफ्ट देना तो किसमें देंगे? या तो निफ्टी 50 के अंदर गिफ्ट दे देंगे, या फिर निफ्टी जूनियर के अंदर, या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर गिफ्ट दे देंगे। निफ्टी जूनियर या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 एक ही बात है। हमेशा देना किसे प्रेफर करेंगे? प्रेफर करेंगे कि सिप से दे देंगे। पर सिप से नहीं देना, मान लो लमसम देने का मन है तो लमसम भी दे सकते हो, लेकिन देखना है उसके लिए PE कैसे चल रही है, EGR कैसे चल रही है। गिफ्ट हमेशा क्या होगा? 10 ईयर्स से प्लस होगा, 10 साल से कम का गिफ्ट नहीं देना, 10 साल प्लस का गिफ्ट देना है। जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने बच्चे जब पैदा होते हैं, फिर किसी के नाना जी, किसी के दादाजी, किसी के कोई और रिलेटिव क्या करते हैं बच्चों के लिए एक FD करवा देते हैं। तो FD करवाने से अच्छा क्या कर दो, उसको एक 10 ईयर प्लस का गिफ्ट कर दो। क्या कर दो? या तो लमसम डाल दो या SIP कर दो। और वो कब दो बच्चों को? जब वो 18 साल का हो जाए, जब मतलब जब बच्चा एडल्ट हुए तो उसको ये पैसा मिल जाएगा, तब तक के लिए आप उसकी तरफ से सिप करते रहो। तो ये बहुत अमीर बन सकता है। मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होते हैं जो लोग करवा रहे होते हैं, उनको सब अच्छे से पता होता है कि कंपाउंडिंग कितनी अच्छी है, पर उनको डर लगता है कि यार स्टॉक मार्केट में कहीं पैसा जीरो ही ना हो जाए, बच्चे को जो हम पैसे दे रहे हैं जीरो ना हो जाए। तो उनको क्या समझाना चाहिए कि भाई निफ्टी 50 में डाल दोगे, निफ्टी जूनियर में डाल दोगे, पैसा जीरो होगा ही नहीं। तो इसलिए इन दोनों के अंदर डाल के हम क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे सिप, पर सिप के साथ आप लमसम भी कर सकते हो या सिप प्लस लमसम भी कर सकते हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन गिफ्ट होना क्या चाहिए? 10 ईयर प्लस होना चाहिए। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी है कि PE EGR देख के कैसे करना है। फिर बर्बादी के क्या 10 तरीके हैं आपको मैंने बताया हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं करने। लेकिन फिर भी सुप्रीम पोर्टफोलियो डिजाइन में मैं से इसलिए करता हूँ कि मैं सुप्रीम पोर्टफोलियो डिजाइन कोर्स में 2 या 3 बात करता हूँ इसकी, तो आपको बर्बादी के तरीके भी याद हो जाने चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं करना। तो क्या क्या बर्बादी के तरीके हैं? इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो ये बर्बादी का तरीका है।
फ्यूचर्स कर रहे हो ये बर्बादी का तरीका है, ऑप्शंस कर रहे हो ये बर्बादी का तरीका है, कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हो ये बर्बादी का तरीका है, अगर आप करेंसी या फॉरेक्स वगैरह ये सब चीज़ें कर रहे हो तो ये बर्बादी का तरीका है। मान लो अगर आप जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह ये सब ऐसी उल्टी सीधी ट्रेडिंग आजकल आ गई है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई भी बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो एक तरीके से पैसे का नुकसान है यहाँ पे। ऑप्शंस ट्रेडिंग या फिर उसे कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग, बाइनरी की ट्रेडिंग होती है ऐसा कुछ उसका नाम है। तो इस तरीके की ट्रेडिंग हो गई। फिर इसके साथ कितनी चीज़ें होंगी, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें कंप्लीट हो गई। फिर इसमें हमने बात करी थी कि कोई भी आप लोन लेते हो, कोई भी आप लेवरेज लेते हो तो वो भी एक तरीके से नुकसान की बात है। फिर इसके साथ हमने बात करी थी पेनी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो भी नुकसान की बात है। तो ये 7 8 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर इसके साथ 2 चीज़ें हम जो मिस कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने मिस करी हैं इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट सब हमने कंप्लीट कर लिया। शॉर्ट सेलिंग मैंने नहीं किया बस। तो शॉर्ट सेलिंग इसमें आप देख सकते हो, एक इसमें मैंने गैम्बलिंग इन्वेस्ट नहीं किया कि अगर आप कोई भी गैम्बलिंग करते हो, किसी भी चीज़ में आप गैम्बलिंग करते हो तो भी आपका पैसा जीरो हो जाएगा। और इसमें मैंने शॉर्ट सेलिंग नहीं किया क्योंकि हमने अभी स्टॉक्स की बात नहीं करी है तो शॉर्ट टर्म स्टॉक ट्रेडिंग की तो बात आती नहीं है। पर फिर भी मैं लिख देता हूँ कि शॉर्ट टर्म स्टॉक ट्रेडिंग अगर आप करोगे, शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स की ट्रेडिंग करोगे तो भी ये नुकसान की बात है। और मान लो कोई बंदा शॉर्ट सेलिंग करता है, कोई शॉर्ट सेलिंग करता है तो शॉर्ट सेलिंग करके तो वो भी एक नुकसान की बात है। शॉर्ट सेलिंग भी करना कोई पॉइंट नहीं है, तो शॉर्ट सेलिंग भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शॉर्ट सेलिंग बताया हुआ है कि आपको लग रहा है कुछ गिरने वाला है तो आपने पहले ही बेच दिया, जब वो गिरा आपने खरीद लिया। तो ये उल्टा भी हो सकता है, मान लो आप कह रहे हो कि गिरने वाला है, आपने बेच दिया और बेचने के बाद वो चीज़ बढ़ गई तो आपको क्या हो जाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी शॉर्ट सेलिंग भी एक तरीके से क्या है, गैम्बल ही है, तो ये भी नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें बर्बादी वाली जो है हमने बात करी, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। कोई बात नहीं, हायर रिटर्न बोलते हैं लोग, हायर इंटरेस्ट बोलते हैं, लेकिन एक बार नुकसान हो जाएगा सब खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल भी ये नहीं करना। ये बातें हमें समझ आ गई हैं।